नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए, निरंतर जर्मनी के एकीकरण को हम पढ़ रहे हैं और अगली 2 क्लासों में हम जर्मनी के एकीकरण को समाप्त कर देंगे। जर्मनी के एकीकरण के तहत अगर बात की जाए तो जर्मनी का एकीकरण किसके प्रशा के शासक के नेतृत्व में होता है, प्रशा के नेतृत्व में होता है। उसके अलावा जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क जो प्रशा के शासक विलियम प्रथम का जो क्या होता है प्रधानमंत्री चांसलर होता है, उसके नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में जो क्या होता है जो जर्मनी का एकीकरण होता है। और इसके द्वारा बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति पर जो बात की जाए, जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया जाता है। जर्मनी के एकीकरण को अगर बात की जाए मुख्यतः 3 युद्धों के पश्चात पूर्ण माना जाता है। इसमें 3 चरण आप देख लो कि 3 चरणों के पश्चात, 3 महत्वपूर्ण युद्धों के पश्चात जो जर्मनी का एकीकरण क्या होता है पूर्ण होता है। प्रथम युद्ध किसका होता है? जो डेनमार्क का युद्ध होता है। अब ये डेनमार्क का युद्ध किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रिया प्रशा की सेना तो एक तरफ होती है, ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना, ऑस्ट्रिया प्लस प्रशा की संयुक्त सेना होती है। और दूसरी तरफ कौन होता है? डेनमार्क होता है, डेनमार्क है। इससे ये युद्ध होता है, प्रथम युद्ध है जो पहला चरण माना जाता है। इस युद्ध में इन दोनों संयुक्त सेनाओं के द्वारा डेनमार्क को पराजित करते हुए हमने देखा कि स्लेस्विग है, होल्स्टीन है, उन डचियों पर अधिकार कर लिया जाता है। तो पहला चरण तो ये पूरा होता है, पहला महत्वपूर्ण युद्ध होता है। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है कौन सा? सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। ये किन किन के मध्य होता है अगर बात की जाए? अब इन दोनों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो जाता है ऑस्ट्रिया और प्रशा के, और होल्स्टीन और जो स्लेस्विग डचियों को लेकर, जो उन पर नियंत्रण को लेकर जो इनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है, तो इन्हीं के मध्य ये दूसरा युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य होता है, प्रशा के मध्य होता है। इस युद्ध में बात की जाए, प्रशा के द्वारा जब किसे पराजित कर दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। ये दूसरा चरण पूरा होता है। दूसरा चरण, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध समाप्त होता है। फिर हमने कल की क्लास में अगर बात की जाए जिक्र किया, जिसे सीडान का युद्ध भी कहते हैं, सेडान का युद्ध भी कहते हैं, सीडान युद्ध। ये अंतिम युद्ध होने के पश्चात ही क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। और ये किसके मध्य होता है? प्रशा और, बात की जाए प्रशा और फ्रांस के मध्य होता है। इस युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। सीडान का युद्ध के बारे में, जो तात्कालिक कारण के बारे में हमने जिक्र किया, किस तरीके से जो स्पेन का उत्तराधिकारी विवाद होता है, उस विवाद में जो प्रशा के द्वारा जो इंटरेस्ट लिया जाता है, उसी दौरान प्रशा से जो फ्रांस नाराज हो जाता है और इसी कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब इसी युद्ध के दौरान जो फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक जो नेपोलियन तृतीय था। कौन था? नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन थर्ड फ्रांस का शासक था। और प्रशा का कौन था? विलियम प्रथम, विलियम प्रथम था। और इसका जो प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क। प्रधानमंत्री कह दो या तुम चांसलर कह दो। हमने देखा कि इन दोनों के मध्य जो ये सीडान का युद्ध, सीडान के युद्ध के दौरान जो स्पेन का उत्तराधिकारी विवाद होता, पहले भी अगर माना जाए फ्रांस को ये बात सहन नहीं थी, जो प्रशा की शक्ति दिन ब दिन यूरोपीय महाद्वीप में इतनी बढ़ रही थी और इसकी सैन्य ताकत जो बढ़ रही थी, इससे फ्रांस पहले से ही जो किससे चिढ़ा हुआ था? जो इस प्रशा से चिढ़ा हुआ था। और प्रशा के अलावा, उसके अलावा जो बिस्मार्क के द्वारा जो उसे जो वादा किया था राइन नदी संघ क्षेत्र का, जो बेल्जियम क्षेत्र का, वो क्षेत्र नहीं देता है। तो ये कारण मूलतः जो फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध का कारण बनते, जिनका भी हमने जिक्र कर लिया। अब उसके पश्चात जो तृतीय युद्ध होता है, उसमें निर्णायक रूप से जो सीडान नामक क्षेत्र पे होता है, ये सीडान नामक क्षेत्र में होता है, तो इसी कारण ये सीडान का युद्ध कहलाता है। और अंतिम रूप से जो निर्णायक रूप से जो बात की जाए, प्रशा के द्वारा फ्रांस को पराजित कर दिया जाता है। अब फ्रांस को पराजित करने के पश्चात हमने देखा कि नेपोलियन तृतीय के द्वारा अपने 83,000 सैनिकों के साथ क्या कर दिया जाता है? सरेंडर कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने के पश्चात भी अगर बात की जाए
तो जब ये बात पेरिस में फ्रांस में पता चलती है तो उसी दौरान फ्रांस में क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। वापस क्रांति होते ही जो बात की जाए लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार का गठन कर दिया जाता है और क्रांतिकारियों के द्वारा, और इसके नेतृत्व में युद्ध जारी रहता है। अब बात की जाए, युद्ध तो जारी रहे, प्रशा और इस सरकार के बीच में चल रहा, हालांकि नेपोलियन तृतीय के द्वारा सरेंडर किया गया। अब बिस्मार्क के लिए, बिस्मार्क की बात की जाए तो बिस्मार्क तो पहले से ही उतावला हो रहा था, बिस्मार्क के तो बहुत जल्दीबाजी कर रहा था और बिस्मार्क चाहता था कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार से युद्ध तो चल रहा है, उससे पहले क्या कर दिया जाए, जर्मन साम्राज्य का निर्माण कर दिया जाए। अब जर्मनी संघ की बात की जाए, जो जर्मन राज्य संघ का निर्माण, जो उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण तो पहले ही जो द्वितीय युद्ध होता है, सेकंड महत्वपूर्ण सेडोवा का युद्ध होता है, उसके पश्चात उत्तरी जर्मनी के जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण कर दिया जाता है। अब दक्षिणी जर्मनी के जो राज्य हैं वो बच रखे और इनमें जो हस्तक्षेप है किसका रहता है, फ्रांस का हस्तक्षेप रहता है। तो उसी दौरान जो इसके द्वारा क्या किया जाता है, अब ये बिस्मार्क तो पहले ही चाहता था लेकिन उस वक्त तो संभव नहीं था। अब जैसे ही इसको नेपोलियन तृतीय को पराजित कर दिया जाता है तो बिस्मार्क के द्वारा बगैर कोई देरी किए हुए जो क्या कर दिया जाता है, जर्मन साम्राज्य का निर्माण कर दिया। अब जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया जाता है तो इसके तहत बात की जाए, जितने भी उत्तरी जर्मनी के जो राज्य बच रखे, दक्षिणी जर्मनी के जो राज्य बच रखे थे उनको मिलाकर संपूर्ण रूप से एक जर्मन संघ का, जर्मन साम्राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। अब इसकी जो जर्मन साम्राज्य की विधिवत रूप से उसके द्वारा क्या की जाती है, घोषणा भी की जाती है। सीडान का युद्ध समाप्त हो गया और सीडान का युद्ध समाप्त होने से पहले ही जो 4 राज्य तो क्या जर्मन संघ में अपने आप ही अपनी स्वेच्छा से आकर मिल गए थे। ठीक है, अब बाकी जो बचे राज्य हैं उनको किस तरीके से जो बिस्मार्क के द्वारा मिलाया जाता है उसके बारे में जिक्र करेंगे हम, और उनको मिला के ही जो जर्मन साम्राज्य का निर्माण पूर्ण कर दिया जाता है। तो अब ये जो भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, जब फ्रांस को पराजित कर दिया नेपोलियन तृतीय को, उसके पश्चात बिस्मार्क काफ़ी उतावला हो रहा था और जल्दीबाजी कर रहा था। उसी दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जो वर्साई है, वर्साई नामक शहर में उसके जो शीश महल होता है वहाँ पे, उस शीश महल में क्या किया जाता है, जो हमने देखा फ्रांस की क्रांति के दौरान वर्साई के शीश महल के बारे में भी तो पढ़ा था हमने, लुई 16वें की जो रानी वहाँ रहती थी, अंतवानोत के बारे में हमने बात की थी। तो उसी दौरान जो वर्साई के प्रसिद्ध शीश महल में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जाता है, बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। अब उस दरबार में जितने भी जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके शासक हैं उनको सबको बुलाया जाता है और उसके अलावा उनके जो सेना नायक होते हैं उनको सबको आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि बिस्मार्क सबके सामने जो जर्मन साम्राज्य की स्थापना करते हुए जो किसको, विलियम प्रथम के शासक को इसका सम्राट बनाना चाहता। अब भव्य दरबार का आयोजन किया गया और उसमें बड़ा सा ऊंचा सा एक सिंहासन लगाया जाता है। उस ऊंचे सिंहासन पे किसे बैठाया जाता है, ऊंचे सिंहासन पे जो उसको बिठाया जाता है विलियम प्रथम, जो कहाँ का शासक होता है, प्रशा का शासक, क्योंकि प्रशा के नेतृत्व में क्या हो रहा है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो रहा है। अब इन सब को बुलाकर उस बड़े से मंच पे इसे बैठाया जाता है और बड़े से मंच में बैठाकर जो बात की जाए, उसी दरबार में विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी साम्राज्य का क्या कर दिया जाता है, सम्राट घोषित कर दिया गया। अब ये बोले जर्मन साम्राज्य का कौन होगा सम्राट, जो विलियम प्रथम होगा, और सभी जो राज्यों के द्वारा, जो सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि आए थे, उसके अलावा जो वहाँ सेना नायक थे, उनके द्वारा जो जर्मनी, संपूर्ण जर्मन साम्राज्य का सम्राट किसे स्वीकार कर लिया जाता है, विलियम प्रथम को कर लिया जाता है। और बिस्मार्क स्वयं जो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था उसके द्वारा खुद अपने हाथों से जो विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया जाता है और इस तरीके से जो जर्मनी का एकीकरण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए जर्मन साम्राज्य के निर्माण की, जर्मन साम्राज्य की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से जो सेडान का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो प्रशा के चांसलर
बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के सभी बाकी बचे हुए राज्यों को, दक्षिण जर्मनी के जितने भी राज्य बचे हैं उनको मिलाकर जर्मन संघ की स्थापना की जाती है और जर्मन साम्राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। उसी दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, वर्साई नामक नगर में जो शीश महल वहाँ का होता है, उसमें जो एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, उस दरबार को बुलाया जाता है। उस दरबार में सभी जर्मन राज्यों के शासकों को बुलाया जाता है, उसके अलावा जो सेना नायक होते हैं उनको बुलाया जाता है और एक बड़े से मंच पे किसे, विलियम प्रथम को बैठाया जाता है। विलियम प्रथम को बैठाकर अगर बात की जाए, बड़े दरबार में उसे जो जर्मनी साम्राज्य का सम्राट घोषित किया जाता है और सभी शासकों और सेना नायकों के द्वारा जो उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। और उसके पश्चात हमने देखा किस तरीके से बिस्मार्क के द्वारा स्वयं जो हाथों से, अगर बात की जाए, अपने हाथों से क्या किया जाता है, उसका राज्याभिषेक विलियम प्रथम का कर दिया जाता है। इस तरीके से प्रशा के जो नेतृत्व में बात की जाए, प्रशा की अगुवाई में क्या हो जाता है, जो जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में, अगर बात की जाए जिस तरीके से नेपोलियन तृतीय के द्वारा सरेंडर कर दिया गया, आत्मसमर्पण, उसके पश्चात फ्रांस में क्रांति होने के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार है, इसका गठन हो जाता है और लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। उसके पश्चात हमने देखा इनके द्वारा युद्ध को जारी रखा जाता है, किसके साथ, प्रशा के साथ। और उसी दौरान हम देखेंगे प्रशा की सेना जो युद्ध करते करते कहाँ पहुँच जाएगी, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहुंच जाएगी। और उसके पश्चात इनके मध्य क्या होगा, समझौता होगा और युद्ध विराम होगा। युद्ध रोककर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, प्रशा के साथ जो संधि या समझौता किया जाता है, उसकी बात की जाए तो उस संधि को क्या कहा जाता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। और ये किसके मध्य होगी, फ्रांस की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार और प्रशा के मध्य होगी 10 मई 1871 ईस्वी को, 10 मई 1871 ईस्वी। अब इनके द्वारा 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की क्या होती है, संधि होती है। किनके मध्य होती है, प्रशा और फ्रांस के मध्य होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार है वह जो नेतृत्व करेगी फ्रांस की तरफ से, और इन दोनों के मध्य जो युद्ध के पश्चात जो समझौता होता है उसे ही फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। और ये फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पे होने के कारण फ्रैंकफर्ट की संधि कहलाती है, जिसका जिक्र करेंगे हम कल की क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।